आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू चेक द कैपेसिटर बैंक, मतलब कि कैपेसिटर बैंक को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हर कंपनी के अंदर पावर फैक्टर कंट्रोलर लगा रहता है जिसके अंदर हमारे कई सारे कैपेसिटर बैंक होते हैं। अब इसके बाद में जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जो भी मशीन है, हमारा जो भी उपकरण है, उसकी एक सीमा होती है कि वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे जो कैपेसिटर होता है इनकी भी कुछ लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद में हमारे उस कैपेसिटर की पावर कम हो जाती है। तो अब आखिर इन सभी चीजों को कैसे चेक किया जाता है कि आखिर कैपेसिटर सही है या फिर खराब है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको सबसे पहले कैपेसिटर बैंक चेक कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊं, तो इसको हम दो मेथड से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लैम्प मीटर की मदद से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, और सेकंड केस में आएगा हम हमारे कैपेसिटर की फेराइड वैल्यू को मेजर करके उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों यह जो दोनों मेथड है इसमें ज्यादा एक्यूरेट रहता है वो हमारे फेराइड वैल्यू से कैपेसिटर को चेक करना होता है, लेकिन हम इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर क्लैम्प मीटर की मदद से कैपेसिटर को चेक करते हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर दोनों ही तरीकों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम पहले मेथड की बात कर लेते हैं कि आखिर क्लैम्प मीटर की मदद से हम कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों इससे चेक करना काफी ज्यादा आसान होता है। जैसे कि हम उदाहरण मान लेते हैं कि ये हमारे सामने एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में 3 पॉइंट है, एक आर सप्लाई, एक वाई सप्लाई और एक बी। ये लिख देता हूं मैं आर, ये वाई और ये बी सप्लाई यहाँ पे हमने इसमें जोड़ रखी है। तो अब सबसे पहले जब भी आप क्लैम्प मीटर की मदद से कैपेसिटर को चेक करोगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर की नेम प्लेट पे ही आ जाना है और नेम प्लेट पे चेक करना है कि हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर हमारे कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वोल्टेज देखना है कि कैपेसिटर कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेता हूँ कि मेरा जो कैपेसिटर है ये है हमारा 20 kVAR का, और इसके ऊपर जो रेटेड वोल्टेज लिखे हैं वो लिखे हैं हमारे 440 वोल्टेज। अब दोस्तों इन्हें देख लेने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमने जो कैपेसिटर में वोल्टेज दे रखे हैं वो हमारे इस कैपेसिटर की नेम प्लेट वोल्टेज के बराबर है या फिर नहीं। मतलब कि नेम प्लेट पे 440 वोल्टेज लिखा हुआ है तो हमारे कैपेसिटर में हम 440 दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सबसे पहली चीज आपको इस बात को चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे सामने दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन जिसमें हमारे वोल्टेज बराबर होंगे और दूसरी कंडीशन जिसके अंदर हमारे वोल्टेज या तो कम होंगे या फिर हमारे वोल्टेज ज्यादा होंगे। तो अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा चेक करना है हमारे जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अंदर हमारे एम्पियर भी लिखे रहते हैं। तो आपको देखना है कि जो 440 वोल्टेज है वो 440 वोल्टेज इनपुट देने पे हमारा कैपेसिटर कितनी एम्पियर को कंजप्शन करेगा, तो वो चीज आपको हमारे नेम प्लेट पे ही देख लेनी है। तो जैसे हम उदाहरण मान लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर की नेम प्लेट पे लिखा है कि 26 एम्पियर लेना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे आर फेज पे क्लैम्प मीटर को लगा के चेक करेंगे कि हमारा ये कैपेसिटर 26 एम्पियर ले रहा है। वाई फेज पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी 26 एम्पियर लेना चाहिए, और ब्लू फेज पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी 26 एम्पियर करंट लेना चाहिए। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो कुछ इस प्रकार की हो गई, अगर हमारा कैपेसिटर बराबर करंट ले रहा होगा तो ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में कभी कभी ये हो सकता है कि हमारे जो वोल्टेज है वो हम बराबर कैपेसिटर को नहीं दे रहे, या तो हम कम दे रहे हैं या फिर ज्यादा दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सिंपल सी बात ऐसी होगी, अगर आप वोल्टेज कैपेसिटर को कम दे रहे हैं, है ना, वोल्टेज कैपेसिटर को कम दे रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो एम्पियर है कैपेसिटर का वो अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर आप वोल्टेज ज्यादा देंगे कैपेसिटर को तो हमारा जो एम्पियर है वो एम्पियर उसके रेटेड एम्पियर से कम हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रख के ही आपको कैपेसिटर के एम्पियर को चेक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने कैपेसिटर के आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज तीनों पे हमने एम्पियर चेक कर लिया। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में हमारी वैल्यू है 25, 25 और 25, इस तरीके से हमारी वैल्यू है। तो अगर इस तरीके से वैल्यू आ रही तब तो हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी ही वैल्यू आई। आपके सामने अधिकतर केस में जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी कि हमारे आर फेज में 24 एम्पियर है, वाई फेज में हमारे 25 है और ब्लू फेज में भी हमारे 24 या फिर 26, इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी। मतलब कि थोड़ा बहुत अनबैलेंस होगा। तो दोस्तों अगर ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस है ना तो भी हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से सही है। तो अभी तक तो हमने यह जान लिया कि आखिर कैपेसिटर सही कब होता है। अब मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं, अगर उस तरीके से अगर आपका कैपेसिटर एम्पियर ले रहा है तो हमारा वो कैपेसिटर खराब है। सबसे जो पहली कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो आर फेज है उसमें हमारा कैपेसिटर 25 एम्पियर ले रहा है, वाई फेज में भी हमारा 25 एम्पियर ले रहा है, लेकिन जो हमारा ब्लू फेज इसके अंदर 25 एम्पियर नहीं ले रहा है, इसमें बिल्कुल भी 0 एम्पियर ले रहा है। तो इस समय हमारा कैपेसिटर पूरी तरीके से खराब है। मतलब कि हमारा कैपेसिटर तीनों ही फेज में एम्पियर लेना चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दोस्तों सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस भी कई बार अलग अलग कंडीशन हो जाती है। कभी कभी जो अनबैलेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आर फेज पे तो कैपेसिटर 25 एम्पियर ले रहा है, ब्लू फेज में हमारा 24 एम्पियर ले रहा है, लेकिन जो हमारा येलो फेज है ना उस पे हमारा कैपेसिटर 20 एम्पियर या फिर 19 एम्पियर करंट ले रहा है। तो अब इस समय हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो एम्पियर का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कि हमारा कैपेसिटर काफी ज्यादा अनबैलेंस हो रखा है। तो अब हम इस कैपेसिटर को सही माने या फिर खराब माने, तो दोस्तों इसको चेक करना काफी ज्यादा आसान है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपके कैपेसिटर में 5% अनबैलेंसिंग हो रही है तो उसको हम माइनर डिफरेंस ही मान के चल
चलते हैं, लेकिन अगर आपके कैपेसिटर में डिफरेंस 5 से ज्यादा बढ़ जाता है और अगर वो 10 तक जाता है तो उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर कैपेसिटर में अनबैलेंसिंग डिफरेंस 10% के ऊपर बढ़ जाता है तो उसे हम तुरंत चेंज कर देते हैं और उसे हम हटा देते हैं। तो अभी के केस में हमारे पास में यह क्वेश्चन आएगा कि आखिर मैं इस कैपेसिटर को हटाऊं या फिर नहीं हटाऊं। तो इसका एम्पियर सिंपल सा मेरे पास पता है, एक में 25 आ रहा है, येलो फेज में हमारे 20 एम्पियर ले रहा है और हमारा जो ब्लू फेज में 24 एम्पियर ले रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो मैक्सिमम एम्पियर जो 25 एम्पियर है इसका मैं 5% निकालूंगा, 25 × 5 और उसके अंदर 100 का भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 का 5% आएगा 1.5 एम्पियर के आसपास। लेकिन अभी हमारे जो कैपेसिटर में अनबैलेंस चल रहा है वो हमारे 5 एम्पियर का चल रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि 5% तो माइनर डिफरेंस होता है, वो तो हर कैपेसिटर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम जो कैपेसिटर को यूज कर लेते हैं वो 10% तक के डिफरेंस को यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो 10% होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब कि 3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि हमारा 25 एम्पियर एक में करंट है, तो अगर दूसरे में 20 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पर हमारा 3 एम्पियर से ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस 20 kVAr के कैपेसिटर को हम तुरंत से चेंज कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और तीसरा पॉइंट भी रहता है क्लैम्प मीटर से कैपेसिटर को चेक करते समय। फिर उसके बाद में हम फेराइड वैल्यू के ऊपर आएंगे कि फेराइड वैल्यू से कैसे कैपेसिटर को चेक किया जाता है। तो तीसरे पॉइंट के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे कैपेसिटर पे तो लिखा है कि वो 25 एम्पियर करंट लेना चाहिए, 20 kVAr का कैपेसिटर है और उस पे लिखा है वो 25 से 26 एम्पियर करंट लेना चाहिए। लेकिन हमारे जो कैपेसिटर में आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज, इन सभी के अंदर 20 एम्पियर, 20 एम्पियर और 20 एम्पियर करंट लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बैलेंस तो लोड है, हमारा कैपेसिटर बैलेंसिंग तो चल रहा है, लेकिन ये काफी कम एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों यह जो सिचुएशन कहलाती है इसे हम बोलते हैं डीरेटेड सिचुएशन। मतलब कि हमारा जो कैपेसिटर है वो 20 kVAr का नहीं रहा, उसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग घट चुकी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में भी हम वही सेम सिंपल सी बात लेके चलते हैं कि 5% तक तो हम माइनर लेके चलते हैं, लेकिन अगर 10% से ज्यादा बढ़ता है तो हम उसे कुछ समय के बाद में चेंज कर देते हैं, जैसे हमारे पास में नया कैपेसिटर आता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्लैम्प मीटर की मदद से कैपेसिटर चेक करना सीख लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आखिर फेराइड की वैल्यू से कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इसको चेक करना भी काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको kVAr जो भी हमारे कैपेसिटर की वैल्यू है उसको हमको फेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब kVAr को फेराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर मैं भी आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपल सा ऊपर kVAr रखना है, उसके अंदर हमारे भाग लगा देना है 2 और साथ में पाई, जो कि पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी और साथ ही में मल्टीप्लाई करना है हमारे जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर करके। तो जैसे आप इन सभी को फिल करके सॉल्व करेंगे तो आपको आपके kVAr से फेराइड की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको निकाल लेने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार का एक मल्टीमीटर लेना है जिसके अंदर हमारे कैपेसिटर को चेक करने की वैल्यू हो। अभी इस मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर का साइन बना रखा है, तो इस पे जाके मैं कैपेसिटर को चेक कर सकता हूँ। और इसमें कैपेसिटर को चेक करने के बाद में मैंने यहाँ पे ऑटो पे कर दिया है, मतलब कि फेराइड की वैल्यू को ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। मल्टीमीटर को लेने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कैपेसिटर है, इसमें हमारे टोटल 3 पॉइंट है, तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में फेराइड की वैल्यू आई थी ना, उस फेराइड की वैल्यू को आपको मल्टीमीटर की 2 लीड है, नंबर 1 और नंबर 2, पहली लीड को फर्स्ट पे लगा देना है, दूसरी लीड को सेकंड पे लगा देना है और यहाँ पे फेराइड की वैल्यू चेक कर लेनी है। जो हमने फेराइड की वैल्यू आई वही सेम फेराइड की वैल्यू आपको मल्टीमीटर में दिखानी चाहिए। इसके बाद में वो फेराइड की वैल्यू अगर बराबर है तो आप बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड टर्मिनल पे हमारे फेराइड की वैल्यू को चेक करेंगे। अभी के केस में अगर मैं आपको थोड़े से फेराइड की वैल्यू बता दूं तो अगर आपके पास में 25 kVAr का कैपेसिटर है तो उसमें आपको चेक करना है कि मल्टीमीटर से जो फेराइड की वैल्यू कैपेसिटर में आनी चाहिए वह 205 माइक्रोफेराइड के आसपास आए। इसके अलावा अगर 10 माइक्रोफेराइड की बात करूं तो वो हमारे 164 माइक्रोफेराइड, और अगर 5 kVAr की बात करें तो उस कैपेसिटर की वैल्यू हमारे 82 माइक्रोफेराइड के आसपास आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो वैल्यू है ये हमारे माइक्रोफेराइड के अंदर है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैं जो भी वैल्यू बता रहा हूँ ये हमारे माइक्रोफेराइड के अंदर है। तो अभी के लिए मैंने आपको ये 3 एग्जांपल बता दिए। अगर आप और भी kVAr से फेराइड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास में फॉर्मूला है। और इस तरह फेराइड की वैल्यू को पता कर लेने के बाद में आप आसानी से किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।